ओके, आवाज आ रही है तो हम शुरू करते हैं लेक्चर का। आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज द अप्लाइड एनाटॉमी। दो आपके लेक्चर्स कुछ रह गए हैं, थोड़े से अप्लाइड एनाटॉमी का रह गया है, एक आपको मैंने एनास्टोमोसिस कराना है। आई थॉट हम अप्लाइड एनाटॉमी आज कर लेते हैं। तो अप्लाइड एनाटॉमी में आपने सॉफ्ट टिश्यू की तो अप्लाइड एनाटॉमी कर ली थी हमने इन द लास्ट लेक्चर। तो टुडे वी हैव टू डू द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द बोन्स। बोन्स इसमें जो आपने पढ़ी है वो दो हैं, एक तो हिप हिप बोन है और एक दूसरी हमने पढ़ी है फीमर। तो हिप बोन की जो अप्लाइड एनाटॉमी है वो ओके, हिप बोन की जो अप्लाइड एनाटॉमी है उसमें एक्चुअली वी हैव टू हिप बोन्स और पीछे देयर इज अ सेक्रम एंड दिस मेक्स अ पेल्विस। सो हिप बोन की अप्लाइड एनाटॉमी में इट्स लाइक पेल्विक फ्रैक्चर्स, पेल्विक पूरी आ जा पेल्विस पूरा आ जाता है और हिप बोन ऑब्वियसली फ्रैक्चर हो तो वो पेल्विस का पार्ट है। तो पेल्विस के अंदर भी है पेल्विक सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स है हमारे, विसरा है, सॉफ्ट टिश्यू है, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स और ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इंजरीज। हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे जो हिप बोन के फ्रैक्चर्स हैं विच आर रिलेटेड टू द मसल्स, जिसमें आ जाती है एवल्जन फ्रैक्चर्स। एवल्जन फ्रैक्चर्स का आपको पता है क्या होते हैं? दीज आर फ्रैक्चर्स in which there is a small chip of bone which comes off along with the tendon which is attached there. तो मसल की एक्सेसिव जब स्ट्रेचिंग होती है तो वो tears away from the bone and takes a part of the bone with it. ये हम बात कर चुके हैं अपर लिम्ब में, that is avulsion fracture. तो because many of the जो हमारे मसल्स हैं of the anterior, medial and the posterior aspect of the thigh, they are attached to the hip bone. तो आपने देखा था कि inferior ramus पे attached हैं, pubic पे attached हैं, और जो posterior side पे हम पढ़ेंगे तो you will see कि scale tuberosity पे attached हैं। तो ये वाले मसल्स जो हैं they are more active in sportsmen, एथलीट्स हैं, रनर्स हैं, इन जो प्लेयर्स हैं इनमें ये ज्यादा एक्टिविटी होती है। प्लस जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं, बहुत ज्यादा गेम्स में आजकल तो लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है, वो वीडियो गेम्स होती हैं। अदरवाइज जो आउटडोर गेम्स हैं इस एज में बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिम में भी जाते हैं। सो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स जब होती है तो उनमें वर्जन फ्रैक्चर्स होते हैं। हिप बोन का फ्रैक्चर में हम ये वाले एस्पेक्ट जो है हम ज्यादा देखेंगे, प्लस कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल्गा, ये दो तीन चीजें हम देखेंगे। प्लस वी विल आल्सो गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फीमर फ्रैक्चर। तो ये एक पिक्चर है पेल्विक फ्रैक्चर की। तो पेल्विक फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? या तो ये है कि देयर इज अ कंप्रेशन फ्रॉम अबव, अबव डाउनवर्ड्स जो है वो कंप्रेशन हो रही है, और ऊपर से नीचे जब कंप्रेशन हो जाता है तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर वी सी। प्यूबिक बोन्स की फ्रैक्चर हो जाती है, उसके रेमाए उसमें देखें बिल्कुल पीसेस में हो जाते हैं, और या कार एक्सीडेंट्स में जो होती हैं, ठीक है। तो ये देखें जो नी है इट गोज इनटू द, ये डैशबोर्ड के साथ बिल्कुल सामने चली जाती है। ये क्या होता है कि यहाँ से जब भी आगे जाती है तो फीमर का या तो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो जाती है, या यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है पेल्विस का। अब होता क्या है कि जब पेल्विस का फ्रैक्चर होता है तो पेल्विस के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे वी हैव इमीडिएटली बिहाइंड दिस, ये जो रीजन है यूपेबिक सिम्फिसिस का, यहाँ पे होता है ब्लैडर, और बाकी सॉफ्ट टिश्यूज भी यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर रप्चर के ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लस कोई भी आर्टरी नर्व यहाँ पे डैमेज हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि साइड वाइज कंप्रेशन हो, दोनों साइडों से कंप्रेशन हो रही है। दोनों साइडों से जब कंप्रेशन होती है तो हेड ऑफ फीमर जो है इट बल्जेस इनटू द एसिटेबुलम, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ पे इसकी जॉइंट बनता है हिप बोन का, जो हिप जॉइंट है, और जब साइड वाइज कंप्रेशन होती है तो इट गोज इनटू द एसिटेबुलम और अंदर ये पेल्विस के अंदर चला जाता है। तो ये यहाँ पे जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, विसरा है, इनको डैमेज करता है। तो ये आपके आ जाते हैं पेल्विक फ्रैक्चर्स में। दूसरा ये आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल देखें इस तरह ये हिप जॉइंट है और ये इट हैज गॉन इनटू द
एसिटाबुलम और ये अंदर, दोनों को आप कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को, तो आपको ये नजर आ जाता है। ये चैट नहीं खुल रही है आपकी, टू अच्छा। उसके बाद क्या आ जाता है आपके ये वल्जन फ्रैक्चर्स, जिसमें जैसे ये देयर इज अ रनिंग गर्ल, यू कैन सी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग जब होती है तो क्या होता है कि मसल टेंडन जो है यहाँ से इट ब्रेक्स अवे। तो स्पेशली ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, हाँ जी आवाज आ रही है, ओके। तो स्पेशली ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये यहाँ से दे टेंड टू टेयर अवे फ्रॉम दिस एरिया। तो ये जब टेयर अवे करते हैं तो साथ टेक अवे द पार्ट ऑफ द बोन आल्सो, और इसको हम कहते हैं अवल्जन फ्रैक्चर। तो ये आपके अवल्जन फ्रैक्चर्स में आते हैं। उसके बाद ये दो चीजें होंगी, पेल्विक फ्रैक्चर, ये बड़ा सुपरफिशियल हम पढ़ रहे हैं जस्ट इन रिलेशन टू द लोअर लिम्ब मसल्स, क्योंकि बाकी पेल्विक फ्रैक्चर्स जो डिटेल में है वो पेल्विस के साथ पढ़े जाते हैं। ओके, एक और चीज आ जाती है कॉक्स, जो थर्ड थी हिप में फ्रैक्चर्स में और उसकी एब्नॉर्मेलिटीज में, वी हैव दी कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। अब जहां भी वेरा आएगा उसका मतलब है स्मॉल, और वेल्गा आएगा तो उसका मतलब है लार्ज, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ी थी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बिटवीन दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, अगर आपको याद हो। तो ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, 130 35, और एडल्ट्स में 126 होता है, और ओल्ड एज में और जाके 120 तक कम हो जाता है। सो ज्यादा से थोड़ा होता चला जाता है अलॉन्ग विद एज। लेकिन कॉक्सा वेरा क्या होता है कि बहुत थोड़ा होता है। ये देखें, इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीजिंग, डिक्रीज्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन नॉर्मल, ये जो है इसको हम कहते हैं कॉक्सा वेरा। अब कॉक्सा वेरा में क्या होता है कि ये जो शैफ्ट होती है इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द इनर साइड। लेग जो है वो आपको लगेगी कि बिल्कुल साथ आ रही है। तो दोनों साइडों की लेग जब साथ आएगी तो वो नीज जो है वो दोनों ज्वाइन करेंगी तो नॉक नीज हो जाती हैं। आम जो लेमैन की टर्म है ना, वो दोनों जब फीमर की जो है वो इंक्लिनेशन मीडियल साइड पे होगी, दोनों साथ आ जाएंगी तो नीज एक दूसरे के साथ लगेंगी, तो दैट इज दी नॉक नी। तो ये एक्चुअली होता है कॉक्सा वेरा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीजिंग देन नॉर्मल। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेस देन नॉर्मल, देन दिस इज कॉल्ड कॉक्सा वेल्गा। अब ये वेल्गा में क्या होता है कि फीमर जो है दोनों बाहर साइड पे जा रही हैं, तो ये बिल्कुल ही लगेगा कि नीज जो है वो ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं, और फिर पाँव जो है वो जाहिर है मिडिल साइड पे सीधा रखते हैं तो अजीब सी लेग लगती है, वो सॉर्ट ऑफ बो लेगेड की अपीयरेंस आ जाती है, जो आमतौर पे हम कहते हैं बो लेगेड हो गया। सो दिस इज द बो लेगेड अपीयरेंस। So coxa vara is the decreased angle of inclination. Coxa valga is the increased angle of inclination. I'm trying to open this chat. I don't know why it's not opening. अच्छा जी, सेकंड जो है आपका आ जाता है शेल्टन्स लाइन। अब शेल्टन्स लाइन, शेल्टन्स लाइन क्या होता है? इट इज अ लाइन, आप नॉर्मल ये पेल्विक फ्रैक्चर देख रहे हैं, सॉरी पेल्विक की पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दिस इज द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर रेमस। ये सुपीरियर रेमस है प्यूबस के, इसकी ये इंफीरियर मार्जिन है, या इसको हम कह सकते हैं सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटिव फोरामेन। दोनों चीजें ठीक है ना, सुपीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्चुरेटिव फोरामेन या इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस। This comes in line with the inferior margin of the neck of the femur. ये अगर आप देखें तो ये it is coming in line. Next में ये आपको करके दिखाया गया है कि this is the inferior margin of the superior ramus or the superior margin of the obturator foramen. It is in line with the inferior margin of the neck of the femur. अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है बोन की, तो दिस लाइन इज डैमेज्ड। अब ये देखें इस साइड पे, राइट साइड पे बिल्कुल दिस इज नॉर्मल, एक कर्व बन रहा है, ठीक है, शेंटन्स लाइन, और यहाँ पे कर्व डिस्टर्ब हो गया है। ये क्यों डिस्टर्ब हो गया है? क्योंकि फीमर का ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो गई है, ये फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर लग रहा है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया, और इसकी वजह से ये शेंटन लाइन जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई है। सो आप अगर एक्सरे लेते हैं तो अगर आपको और चीज समझ नहीं आ रही तो दिस शेंटन्स लाइन इज डिस्टर्ब्ड, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। मैं देखती हूँ अगर आपकी चैट इस तरह खुल जाती है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग।
पहले भी एक दफा इस तरह हुआ था कि चैट नहीं खुल रही थी, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो शेंटन्स लाइन में क्या होता है कि दिस इज द line, continuous line or arc made by the inferior margin of superior ramus of pubis or the superior margin of obturator foramen with the inferior margin or of the neck of the femur। और अगर ये शेंटन्स लाइन डिस्टर्ब हो जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया नेक ऑफ फीमर का। अच्छा जी, अब फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो है मोस्टली ओल्ड एज फीमेल में होता है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में अब दो चीजें आ जाती हैं कि यहाँ पे हिप जॉइंट भी बनता है, तो एक तो हो जाता है कि इंट्रा कैप्सुलर है या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कि कैप्सूल के अंदर नेक जो है उसका फ्रैक्चर हो गया है, या फिर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ है बट इट इज आउटसाइड द कैप्सूल। ये दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। सब कैपिटल जो है वो इट इज नेक ऑफ फीमर में एक सब कैपिटल आता है। सब कैपिटल का मतलब है कि जस्ट बिलो दी हेड और दैट इज ऑब्वियसली इनसाइड द कैप्सूल। और ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर आ जाता है। ट्रोकेंटेरिक जो है इट इज जनरली आउटसाइड। एक्स्ट्रा कैप्सुलर लाइन इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अच्छा, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के साथ कोई पेशेंट आता है। तो एक तो जो लिम्ब है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक है। दोनों लिम्ब्स को आप कंपेयर करेंगे तो एक शॉर्टनिंग होगी, दूसरी इसकी लैटरल रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पेशेंट आता है आप हिस्ट्री वो देते हैं कि जी हिप पे इसको प्रॉब्लम हो गई है, इंजरी आई है। तो अगर लिम्ब जो है राइट या लेफ्ट जो भी है दूसरे लिम्ब से छोटा लग रहा है एंड इट इज लैटरली रोटेटेड, पाँव जो है वो लैटरल साइड पे गिरा हुआ है, तो दैट शोज कि इट इज द फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ठीक है। इनमें या फीमर के फ्रैक्चर में भी होता है, लेकिन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर मोस्टली जो फीमेल ओल्ड एज ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। अब इसमें नेक ऑफ फीमर में आपको मैंने बताया सब कैपिटल है विच इज विद इन द कैप्सूल। एल्डरली मेनोपॉजल फीमेल। माइनर ट्रिप। माइनर ट्रिप का मतलब है कि बिल्कुल छोटी सी इंजरी होगी, कोई इतनी बड़ा नहीं है कि वो बहुत कोई एक्सीडेंट हो गया है या बहुत उस जोर से गिरी है, या छोटा सा कोई ट्रिप हो गई है एंड देन शी फॉल्स और उसकी वजह से इतना बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज बोन इज ऑस्टियोपोरोटिक। देन वी हैव दी, इसके अंदर क्या होता है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है हेड का। हेड की में आपने देखा था कि वहां पे छोटा सा डिप्रेशन है, फोविया और फोविया कैपिटस फेमोरस जिसे हम कहते हैं, वहां पे एक लिगामेंट लगती है। इस लिगामेंट के थ्रू एक आर्टरी आती है जो इसको सप्लाई करती है, और वो जो है वो आर्टरी जब नेक ऑफ फीमर के साथ हो जाए, एक तो वो आर्टरी डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि नेक के थ्रू बहुत सारी रेटिनेकुलर वेसल्स जो हैं वो जा रही होती हैं हिप जॉइंट के एरिया में, हेड को भी सप्लाई करती हैं, वो भी डैमेज हो जाती है। तो ये रेटिनेकुलर आर्टरीज जो हैं दे कम दीज आर ब्रांचेस ऑफ मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमरल आर्टरी ये रेटिनेकुलर आर्टरीज देती है विच गोज just below the capsule of the joint and supplies the head and the neck area। अच्छा, ये जो है ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है तो हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यहाँ पे होती है। डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी कंसिडरेबल। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो दो जो पीसेस होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि इन ये अपनी जगह से जब हिल जाते हैं तो फिर इनकी हीलिंग नहीं हो सकती। दे हैव टू बी इन कंटिन्यूटी विद ईच अदर। इन दोनों को आपस में अप्रोक्सीमेट होना बहुत जरूरी होता है। ये शेफ्ट में ज्यादा जरूरी है। अप्रोक्सीमेट होंगे तो हीलिंग होगी, दूर दूर रहेंगे तो फिर इनकी हीलिंग नहीं हो पाती। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है। सो मोस्टली फिर इसमें क्या होता है कि ये जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये हेड एंड नेक जो है हम आर्टिफिशियल डालते हैं उसमें। ऑस्टेमोर प्रोस्थेसिस होता है जो हम डालते हैं उसके अंदर यूजुअली। सो एनीवे आपकी उसमें ट्रीटमेंट का तो एस्पेक्ट नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट के लिए होता है कि वहाँ यहाँ पे हम फिर प्रोस्थेसिस डाल देते हैं। सो सब कैपिटल इंजरी एल्डरली में होगा, मेनोपॉजल फीमेल मोस्टली, माइनर ट्रिप, एवास्कुलर नेक्रोसिस हेड का इसमें हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो है रेक्टस फीमोरस मसल अटैच्ड है, यहाँ पे एडक्टर मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग। ये क्या करते हैं, डिस्टल फ्रैगमेंट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये नेक ऑफ फीमर है,
ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है। रेक्टस फीमोरस, डक्टर्स और हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स वो मसल्स हैं जो पोस्टीरियर थाई के अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग्स क्या करते हैं, ये इसको, ये वाला फ्रैगमेंट जो है डिस्टल, इसको ऊपर ले जाएंगे। सो आप ये देख रहे हैं कि अपनी जगह से इट हैज गॉन प्रॉक्सिमली, तो ये अपवर्ड इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और ये जो मसल्स है हमारे, ग्लूटियस मैक्सिमस है, पेरिफॉर्मस है, ये हम सेकंड सब स्टेज में पढ़ेंगे। ऑब्चुलेटर इंटरनस है, जेमेलस है, ये सारे जो मसल्स हैं ये लैटरल रोटेटर्स है थाई के। तो ये अब फ्री हो गए, ये इसको फौरन लैटरली रोटेट कर देते हैं। एक तो ये कि हमने जो अभी पढ़े हैं रेक्टस फ्यूमोरस, डक्टर्स और हैमस्ट्रिंग्स जो है ये इसको अपवर्ड डिस्प्लेस करते हैं, और ये जो बाकी पोस्टीरियर थाई के मसल्स हैं, पोस्टीरियर हिप के मसल्स हैं, टिपिकली ये इसको लैटरली रोटेट कर देते हैं। सो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सब कैपिटल है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ गया है, ये थोड़ा सा और नीचे आगे, 4 किस्म के दिखाए हुए हैं, जस्ट इनकी पोजीशंस का डिफरेंस है। ये बिल्कुल सब कैपिटल है, और ये थोड़ा उससे नीचे थोड़ा, और ये यहाँ आके बिल्कुल ही ट्रोकेंटेरिक टाइप आ जाता है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो जाते हैं, इसमें कोई ट्रोकेंटर भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये क्या करते हैं कि anterior and medial muscles जो हैं, they tend to pull it upwards. The distal fragments of gluteus maximus, piriformis, obturator internus, gemellae और जो quadratus femoris हैं, they rotate it laterally. तो क्या होती है कि इसको जब ऊपर पुल करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, लैटरली पुल करते हैं तो लैटरली रोटेट हो जाता है। तो ये सब कैपिटल फ्रैक्चर है। और दूसरा नेक ऑफ फीमर में दूसरा फ्रैक्चर क्या होता है, ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। ट्रोकेंटर के एरिया में फ्रैक्चर हो गया। ये जनरली यंग और मिडिल एज में होता है, डायरेक्ट ट्रॉमा होता है, डायरेक्ट इस एरिया पे कोई चीज लगी है या गिरा है इस एरिया के ऊपर, तो डायरेक्ट ट्रॉमा होता है, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर लाइन जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, ये कैप्सूल के बाहर है, ठीक है। डिफ्यूज ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं। अभी हम एनास्टोमोसिस भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फीमरल आर्टरी तो बहुत बड़ी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ये डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और ये सारी थाई के अंदर होती है, 1 2 3 लीटर्स यहाँ पे जमा हो जाता है, इतनी ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली पेशेंट शॉक में जाता है, और उसको आपने ऑब्वियसली उसकी शॉक को ट्रीट करना होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत हैं, तो प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई, अब प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई है तो ऑब्वियसली वो डैमेज होगी, तो ब्लीडिंग भी उतनी ज्यादा होगी। और इसमें भी क्या होता है, शॉर्टनिंग है और लैटरल रोटेशन है। नेक के फ्रैक्चर्स में सब कैपिटल हो सकता है, ट्रोकेंटेरिक हो सकता है। अब दीज फ्रैक्चर्स आर मोर, दे आर बेटर गिवन इन द स्नेल, सॉफ्ट स्नेल से पढ़े, मैं आपको वहीं से ज्यादा डिटेल बता रही हूँ। अच्छा, ये एक पिक्चर बड़ी अच्छी बनी हुई है, आप हिप जॉइंट के रीजन में जाएंगे तो दिस टेल्स यू कि फ्लेक्सस जो है वो कहाँ पे लेके जाते हैं फीमर को। ये फीमर दिखाई हुई है, फ्लेक्सस हैं। एडक्टर्स क्या कराएंगे, एडक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सटेंसर्स पीछे लेके जा रहे हैं, रोटेटर्स उसको लैटरल साइड पे लेके जा रहे हैं, तो इवेंचुअली वो कहाँ पे जाएगी, लैटरल रोटेटर्स हैं, और एक्सटेंसर्स के साथ ये इस लैटरली रोटेट होती है बोन। एबडक्टर्स हैं, ठीक है, इसी तरह मीडियल रोटेटर्स हैं। तो ये इन सब की अलहदा मैंने इसलिए पिक्चर लगाई है ताकि आप ये ढूंढ लें, ये हिप जॉइंट के साथ है। ये अलहदा अलहदा इन्होंने एडक्टर्स, एबडक्टर्स, ये सारी जो है आपको दे भी दी है, इनकी पूरी एक टेबल बना दिया है, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। ये सब कैपिटल है, और आहिस्ता आहिस्ता ये टाइप 2 टाइप 3 टाइप्स आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली याद ये होना चाहिए कि फ्रैक्चर जो है सब कैपिटल हो सकता है और ट्रोकेंटेरिक हो सकता है। सब कैपिटल इज विद इन द कैप्सूल, ट्रोकेंटेरिक इज आउटसाइड द कैप्सूल। और सब कैपिटल हो तो उसमें हेड ऑफ फीमर की जो आर्टरी है वो टिपिकली उसका जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब होता है, और वो एवास्कुलर नेक्रोस हो सकता है हेड ऑफ द फीमर का। जो ट्रोकेंटेरिक है उसमें भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा इस एरिया में होती है, तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। और जब फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ फीमर तो क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी उस लिम्ब की, और लैटरल रोटेशन हो जाएगी। पाँव देखिए, बिल्कुल ये वाला पेशेंट ने सीधा रखा हुआ है, ये वाला लैटरली रोटेट हो गया। सो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू शॉर्टनिंग, एंड दैट इज कैरिड आउट बाय रेक्टस फीमोरस, एडक्टर्स एंड हैमस्ट्रिंग। और लैटरल रोटेटर्स जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, पिरिफॉर्मस है, ऑब्चुलेटर इंटरनस, जेमेलाe, क्वाड्रेटस फीमोरस है। अब आ जाते हैं हम शैफ्ट की तरफ। आपकी चैट नहीं खुल रही, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग।
आप जो है आप मैसेज कर लें अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। शाफ्ट ऑफ फीमर जो है उसमें क्या होता है कि यंग हेल्दी पर्सन यूजुअली फ्रैक्चर होता है। अब यंग हेल्दी में ज्यादा क्यों होता है, किसी में भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरी तो किसी एज पे भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो देखा गया है यंग जो होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं पेशेंट, वो उनमें नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है, और यंग में ये, और बच्चों में स्पेशली फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर होता है, बिकॉज भागते दौड़ते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा गेम्स में होता है, हिस्सा लेते हैं, तो फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर होता है। अब एक तो अपर थर्ड का फ्रैक्चर है यंग हेल्दी लोगों में, फ्रैक्चर अपर थर्ड ऑफ फ्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है, दो फ्रैगमेंट जब भी फ्रैक्चर होते हैं तो दो फ्रैगमेंट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट होता है और एक डिस्टल फ्रैगमेंट होता है। तो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट जो होता है, आप मुझे ना व्हाट्सएप के थ्रू बता दें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आई कांट, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये चैट क्यों नहीं खुल रही। एक दफा पहले भी ऐसे हुआ था कि चैट वाज नॉट ओपनिंग। ओके, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर अब हम पढ़ रहे थे। तो अपर थर्ड में क्या होता है, प्रॉक्सिमल हो गया, डिस्टल फ्रैगमेंट हो गया। प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट जो है वो फ्लेक्स हो जाता है। फ्लेक्स क्यों होता है, इलियोसोअस, इलियोसोअस अटैच है लेसिट्रोकेंटर की तरफ, ठीक है। जब अपर वाला फ्रैगमेंट है वो फ्री हो गया, ठीक है ना, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अपर फ्रैगमेंट विल बी फ्लेक्स्ड, क्योंकि इलियोसोअस जो तो फ्लेक्स करता है, and it is abducted by gluteus medius and minimus. Gluteus medius minimus जो है वो posterior हिप के मसल्स हैं, वो एबडक्टर्स हैं, तो ये एबडक्ट करते हैं उसको, ठीक है, बाहर की तरफ खींचते हैं, तो फ्लेक्शन होती है और बाहर की तरफ खींचती है। और लैटरली रोटेटेड बाय, ये जो मैंने लैटरल रोटेटर्स आपको बताए थे, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। प्रॉक्सिमल जो पार्ट है अपर थर्ड में अगर होती है फ्रैक्चर हो गया, ये प्रॉक्सिमल है फ्रैगमेंट, दिस इज द डिस्टल फ्रैगमेंट। तो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट में इलियोसोअस जो मसल है, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये इसको लेटरल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये दोनों मसल्स ऊपर खींच रहे हैं और ये लेटरल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये पोजीशन आपको नजर आ जाएगी इसमें। और ये जो लोअर फ्रैगमेंट है, ये इसको भी हैमस्ट्रिंग्स इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है, एडक्टर्स भी इसको ऊपर खींचेंगे, तो ये ओवरलैपिंग, देखो दो ओवरलैपिंग होगी, ये इसको ऊपर खींच रहे हैं एडक्टर, एडक्टर मैग्नस और हैमस्ट्रिंग। और जो मैग्नस ये जो और दूसरा इसको क्या करेंगे, ये लैटरली रोटेट करेंगे। सो लैटरली रोटेशन एक तो होगी इनकी वजह से, और एबडक्टेड बाय द ग्लूटियस मीडियस एंड फ्लेक्स्ड बाय द इलियोसोअस। लोअर फ्रैगमेंट जो है, this is going to be adducted by the adductor muscles and pulled upwards by the hamstring and quadriceps. Lateral rotation जो है वो adductors कराएंगे due to weight of the foot, ठीक है। अब क्या होता है कि ह्यूमन पिक्चर जो है इससे ज्यादा बेहतर समझ आती है, इसलिए मैं ये बार बार लगा लेती हूँ। तो ये अपर फ्रैगमेंट जो है, ये प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट जो है, इट इज फ्लेक्स्ड एंड लैटरली रोटेटेड। लैटरल रोटेटर्स पावरफुल होते हैं, और ये फ्लेक्शन है क्योंकि अब ये सेपरेट हो गया तो उसकी ये फ्लेक्शन करा देंगे। और जो लोअर फ्रैगमेंट है इसको ये ऊपर पुल करेंगे हैमस्ट्रिंग, और इसकी लैटरल रोटेशन हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं इसकी लैटरल रोटेशन हो रही है। ये जो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस आपको दिखाया कि हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स फीमोरस इसको शॉर्टन कर देते हैं, ये ऊपर की तरफ पुल कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये फ्लेक्स हो जाएगा और लैटरली रोटेटेड हो जाएगा। दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड। मिडिल थर्ड में होगा तो डिस्टल फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी पुल्ड अपवर्ड बाय हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स, ये इसको अपवर्ड खींचेंगे, शॉर्टनिंग हो जाएगी, एंड रोटेटेड बैकवर्ड बाय द टू हेड ऑफ गैस्ट्रोकोनिमियस। इसमें गैस्ट्रोकोनिमियस मसल एक है जो लेग का मसल है जनरली, और आता ये आपके कॉन्डाइल्स पे भी अटैच होता है, तो फीमर पे भी अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये गैस्ट्रोकोनिमियस मसल आपको दिखाया हुआ है। तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग जो है वो ऊपर को इसको लेके जाएंगे, ठीक है, और गैस्ट्रोकोनिमियस इसको बैकवर्ड्स लेके आ रहा है। इट इज रोटेटेड, गैस्ट्रोकोनिमियस इज posterior compartment muscle of the leg, और वो अटैच होता है कॉन्डाइल्स के साथ। तो जाहिर है वो लोअर फ्रैगमेंट लोअर एरिया में जब अटैच होगा तो वो कंट्रैक्ट करेगा, तो लोअर जो फ्रैगमेंट है उसको वो बैक साइड पे खींचेगा, और हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स जो है वो उसको ऊपर खींच रहे हैं। तो
दिस इज द मिडल ऑफ द शाफ्ट। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस हैमस्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ऊपर, और गैस्ट्रोकोनिमियस इसको बैकवर्ड्स लेके जा रहे हैं। तो अबव एंड बैकवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होगी, तो ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। तो लिम्स की फिर भी शॉर्टनिंग हो गई है, शॉर्टर हो जाएगा ना, ये ऊपर हो जाएगा तो शॉर्टर हो जाएगा। अच्छा जी, मिडिल हो गया। उसके बाद डिस्टल थर्ड। डिस्टल थर्ड में सेम डिस्प्लेसमेंट, दोबारा आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आएगी डिस्टल फ्रैगमेंट की, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो लोअर फ्रैगमेंट है इट इज गोइंग टू बी पुल्ड बैकवर्ड्स बाय द gastrocnemius muscle. Distal fragment is smaller and is rotated backward by the gastrocnemius to a greater degree. अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है डिस्टल थर्ड में हो गया है। अब डिस्टल थर्ड में क्या है कि ये ज्यादा गैस्ट्रोकोनीमियस के उसमें आ गया और ये इसको पीछे पुल कर रहा है, बिकॉज इट इज अ मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। जब इसको पीछे पुल कर रहा है तो पीछे पड़ी हुई है आपकी पोप्लिटियल आर्टरी। तो ये पोप्लिटियल आर्टरी को, या क्योंकि रफ एजेस हो जाती हैं बोन की, जैग्ड एजेस हैं, तो ये आके पोप्लिटियल आर्टरी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, हम फ्रैक्चर जो है वो दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ फीमर, शेंटन्स लाइन से शुरू करते हैं हम। तो डिसलोकेशन अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि डिसलोकेशन जो है दैट इज जो आप हिप बोन पढ़ेंगे, हिप जॉइंट पढ़ेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। आर्थराइटिस वगैरह जॉइंट के साथ आएगा। फ्रैक्चर्स हम पढ़ लेते हैं। तो शेंटन्स लाइन क्या था? शेंटन्स लाइन वाज द लाइन which is an arc formed by the continuous line. Now this line starts on the superior margin of the obturator foramen, which is also the inferior margin of the superior ramus of pubis, and this line is continuous with the inferior margin of the neck of the femur. ये आपको एक continuous arc मिल रहा है, this is the Shenton's line. और ये अगर इंजरी हो, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो या डिस्प्लेसमेंट हो गई है, पोस्टीरियर डिस्लोकेशन, तो ये आर्क इज गोइंग टू बी डिस्टरप्टेड, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ गई है, एक्सरे में आप देख सकते हैं। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में क्या हो जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शॉर्टनिंग है और लैटरल रोटेशन है। शॉर्ट हो जाएगा और लैटरली रोटेट हो जाएगा वो वाला लिम्ब जहाँ पे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है। अब फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर दो तरह के हो सकते हैं, सब कैपिटल भी हो सकता है जस्ट बिलो द हेड, और ट्रोकेंटेरिक भी हो सकता है नियर द रीजन ऑफ द ट्रोकेंटस, लेसर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। सब कैपिटल इज intracapsular and trochanteric fractures are extracapsular. Now subcapital fractures mostly occur in the osteoporotic menopausal females, elderly, छोटी सी इंजरी है, जरा सा ट्रिप की है वो, एंड शी हैज फॉलन, और वो फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। अब इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है? बिकॉज विदिन द कैप्सूल, जस्ट बिलो द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, medial circumflex femoral artery की ब्रांचेस होती हैं, retinacular vessels which supply the head of the femur, ठीक है। एक वो होती हैं, और एक जो ligamentous capital, ये आवाजें बहुत आ रही हैं पीछे से, क्या प्रॉब्लम है? किस बच्चे का अनम्यूट हुआ? मैं पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से? हेलो, अच्छा जी, हम फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर की बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है। मेरा ख्याल है मैं दोबारा शेयर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपके चैट ऑन होती है कि नहीं, बिकॉज
बाइक पर है कोई, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। अच्छा जी, आप बाइक से उतर आए और प्लीज लेक्चर सुने। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स इसमें समझ आएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स होते हैं। अभी से आप समझ लें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको डिफरेंट बुक्स में भी ये बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, केएलएम में बहुत अच्छे नहीं दिए हुए। आप स्नेल खोलें, उसके अंदर बेहतर दिए हुए, लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लेके ये स्लाइड्स बनाती हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें से कौन से पिक करने हैं। सो fracture neck of femur we were talking about mostly occurs in the elderly menopausal slight minor injury होती है, लेकिन ये जी एवास्कुलर नेक्रोसिस हम करते हैं तो इसकी वजह से ये फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसमें दो किस्म के फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर दो किस्म के होते हैं, सब कैपिटल जस्ट बिलो द हेड, और ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है वो थोड़े से और ट्रोकेंटस की तरफ होते हैं। सब कैपिटल जो होता है इट इज इंट्राकैप्सुलर विद इन द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। अब जो कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट से होता है तो वहां पे just below the capsule there are retinacular vessels which supply the head and the neck, and we also have the ligamentous जो ligamentum जो कैपिटस फीमोरस है जो उसके फोविया पे अटैच होता है, उसके हेड के दरमियान जो डिप्रेशन है फोविया वहां पे अटैच होता है लिगामेंट, उसके थ्रू भी एक आर्टरी जा रही होती है जो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी की ब्रांच है। तो ये दोनों चीजें डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस जब हेड का होता है तो हम हेड तो दोबारा बना नहीं सकते नॉर्मल, तो हम क्या करते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल डालते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेसिस। एनीवे, तो सब कैपिटल जो जस्ट बिलो द हेड एल्डरली फीमेल में है एवास्कुलर नेक्रोसिस है। इसमें होता क्या है, जो दो फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं इसमें रेक्टस फीमोरस और एडक्टस और जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो फ्रैगमेंट को क्या करते हैं, ये ऊपर पुल करते हैं जो डिस्टल फ्रैगमेंट है, क्योंकि डिस्टल फ्रैगमेंट जो लोअर वाला फ्रैगमेंट है, मैं आपको दिखाऊं, हाँ जी, ये वाला लोअर वाला फ्रैगमेंट है, तो ये रेक्टस फेमोरस और ये यहाँ पे अटैच होते हैं सारे मसल, ये इनको इसको प्रॉक्सिमली पुल करते हैं तो लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लैटरल रोटेटर्स पड़े हुए हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस है और उसके अलावा क्वाड्रेटस फीमोरस पेरिफॉर्मस, ये सारे इसको लैटरली रोटेट करते हैं तो लिम्ब की शॉर्टनिंग होगी और लैटरल रोटेशन होगी। ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर तो होते हैं, यंग और मिडिल एज में होते हैं। ब्लड्स जो ब्लीडिंग है दोनों केसेस में प्रोफ्यूज है। जनरली फीमर फ्रैक्चर्स में, चाहे वो नेक ऑफ फीमर है चाहे वो शाफ्ट ऑफ फीमर है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अच्छा ये तो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी जस्ट टू शो यू कि ये सारे लैटरल मीडियल रोटेटर्स जो हैं बड़ी अच्छे इन्होंने केएलएम की पिक्चर ये दिया हुआ है। सो दिस इज द फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। देन वी कम टू द फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। इसमें तीन किस्म के हो सकते हैं, या तो प्रॉक्सिमल शाफ्ट का होगा, अपर एंड का होगा, अपर थर्ड का होगा, या मिडिल का होगा, या लोअर थर्ड का होगा। इन सब में फर्क क्या है कि इसकी जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्रैगमेंट्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ब्लीडिंग डिफरेंट वेसल्स से होगी। ठीक है, अपर एरिया में होगा तो वेसल्स वहां पे एनास्टोमोसिस बहुत है, फीमोरल वेसल्स है उससे होगी, और जो बिल्कुल डिस्टल थर्ड का जो है फ्रैक्चर वहां पे पोप्लीटियल आ जाती है, वहां पे पोप्लीटियल से होगी। तो फ्रैक्चर ऑफ अपर थर्ड ऑफ जो शाफ्ट ऑफ फीमर है उसमें दो फ्रैगमेंट हो गए, प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है, एक डिस्टल फ्रैगमेंट है। ठीक है, लोअर फ्रैगमेंट है, अपर है। प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट जो है इट इज फ्लेक्स्ड बाय द इलियोसोएस। इलियोसोएस जो है वो लेसर ट्रोकेंटर पे लगता है, तो ये इसको फ्लेक्स करेगा। और एबडक्शन जो होती है वो ल्यूटियस मीडियस और मिनिमस, ल्यूटियस मीडियस और मिनिमस जो है एबडक्टर्स है, ये इसको एबडक्ट कर लेंगे। और लैटरल रोटेटर्स जो है वो हमने पहले भी पढ़े हैं, इसको लैटरली रोटेट करेंगे। तो आप ये देखें कि अपर एरिया में ये एक तो ये इसकी ये यहाँ पे इसको पुल करेगा अपवर्ड्स, फ्लेक्शन होगी, और ये इसको एबडक्ट करेंगे, और ये वाले लैटरल रोटेटर्स हैं। तो ये तीन ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं, दीज आर दी एबडक्टर्स, ये लैटरल रोटेटर्स हैं और ये फ्लेक्सर्स हैं। तो इसकी ये पोजीशन तकरीबन डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर फ्रैगमेंट में। सो दिस विल बी एडक्टर मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, एडक्टर मैग्नस वगैरह, वो क्या करते हैं इसको अपनी तरफ पुल करते हैं, तो ये एडक्टर एडक्शन इसकी हो जाएगी।
and it will be pulled upwards by the hamstring और quadriceps बहुत पावरफुल है, ये इसको ऊपर खींचेंगे, तो एडक्शन एंड अपवर्ड्स हो जाएगी और लैटरल रोटेट हो जाएगा ये बिकॉज ऑफ द वेट, ऑल्सो वेट तो होता ही है, एडक्टर्स भी इसको लैटरली थोड़ा सा रोटेट करेंगे। सो ये वाली पिक्चर है इसकी। सो डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो थोड़ा सा लैटरली रोटेट होगा, हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स इसको प्रॉक्सिमल लेके जाएंगे, अपर फ्रैगमेंट जो है वो फ्लेक्स होगा बिकॉज ऑफ इलियोसोएस, एबडक्शन बिकॉज ऑफ ये जो ग्लूटियस मीडियस है और मिनिमस है, और लैटरल रोटेटर्स इसको लैटरली रोटेट करेंगे। ये आपने डिस्प्लेसमेंट्स बतानी होती हैं कि कहाँ कहाँ, दिस शोज द पोजीशन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल फ्रैगमेंट्स। ये तो हो गया था। उसके बाद आ गया मिडिल थर्ड ऑफ द शाफ्ट। मिडिल थर्ड में क्या होगा, डिस्टल फ्रैगमेंट इज पुल्ड अपवर्ड्स बाय द हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स। ये जो आपने देखा था इसमें भी क्या हुआ था कि डिस्टल फ्रैगमेंट ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मिडिल फ्रैक्चर हो जाएगा तब भी जो ये वाला डिस्टल फ्रैगमेंट है इसको भी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स पूरे यहाँ आगे तक जा रहे हैं, उसकी जो टेंडन है वो आगे टिबिया पे जाके लग रहा है, हैमस्ट्रिंग भी जो है वो नीचे तक जाते हैं। आप पढ़ेंगे जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ये दोनों यानी एंटीरियर साइड से भी पोस्टीरियर साइड से भी इसको अपवर्ड खींचते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स है और क्वाड्रिसेप्स इसको दे विल कॉज द शॉर्टनिंग, दे विल पुल द distal fragment upwards and lead to shortening of the limb, and they will be rotated backwards by the gastrocnemius। अब जो middle shaft का fracture आता है उसमें gastrocnemius का रोल आ जाता है because this is attached to the lower part of the femur, तो ये इसको posteriorly pull करता है। तो एक तो distal fragment ऊपर को होगा और ये posteriorly pull होगा, तो इसकी वजह से ये displacement आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये limbs की shortening भी होगी और distal fragment will be it will be pulled backwards। अच्छा, अब डिस्टल थर्ड का जो शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, ये जो फ्रैक्चर होता है बिल्कुल डिस्टल एरिया का फ्रैक्चर हो गया, इसमें गैस्ट्रोक्नेमियस जो है वो डिस्टल फ्रैगमेंट को बहुत पोस्टीरियरली पुल करेगा और यहाँ पे क्या होगा, पोप्लीटियल आर्टरी जा रही है। पोप्लीटियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फेमोरल आर्टरी बियॉन्ड द एडक्टर हाइटस मसल। आपने पढ़ लिया होगा फेमोरल आर्टरी जब आती है एडक्टर कैनाल में से गुजरती है, उसके बाद एडक्टर हाइटस में से गुजरती है। एडक्टर हाइटस इज द ओपनिंग इन दी टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस, वहां से जब गुजर के डिस्टल टू दैट एरिया एडक्टर हाइटस, द सेम आर्टरी इज कॉल्ड पोप्लीटियल आर्टरी। तो पोप्लीटियल आर्टरी ये एरिया वो है जो पोप्लीटियल फॉसा का एरिया, पोस्टीरियर पार्ट, तो यहाँ पे पोप्लीटियल आर्टरी होती है, इसको हिट करता है और इट लीड्स टू ब्लीडिंग, डैमेज ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी। उस पर प्रेशर डालता है, अगर डैमेज नहीं कर देता तो उसको वहां पे कंप्रेस कर देता है। जब कंप्रेस करता है तो इंटरफेरेंस होती है जाहिर है ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब में, क्योंकि ये मेन आर्टरी जा रही है लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, तो इसकी या तो कंप्रेशन हो जाएगी या फिर इसको डैमेज कर देगा तो रप्चर हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। सो ये जो है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। नेक में 2 तरह के थे, शाफ्ट में 3 तरह के हैं, तो ये हमने पढ़ लिए आज। बहुत जरूरी है इसके आगे जो है बोन्स की, बोन्स का जो आपने अप्लाइड एनाटॉमी लिम्स के अंदर होती है वो सेपरेट होती है, सॉफ्ट टिश्यू की सेपरेट होती है। तो सॉफ्ट टिश्यू की हमने अप्लाइड एनाटॉमी पहले पढ़ ली थी। दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द बोन्स। अब ये इतना फ्रैक्चर ऑफ फीमर पढ़ना आपके लिए बस काफी है। KLM में फ्रैक्चर का एक दो पैराग्राफ दिए हुए हैं वो आप पढ़ लें, बट दे आर बेटर एक्सप्लेन्ड इन द स्नेल। तो अगर आप स्नेल खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बेहतर नजर आएगा, बेहतर पता चलेगा कि जो फ्रैक्चर्स हैं वो बड़े डिटेल में लिखे हुए हैं। तो फ्रैक्चर्स जो है वो आप बेशक वहां से पढ़ लें, और मैंने जो ये स्लाइड्स बनाई है आपकी बिल्कुल उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके बनाई है। तो इसमें से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दी applied anatomy of the hip bone and the femur also, दोनों में से आप देख लें कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती है, कोई आपको समझ ना आ रही हो
दिस फ्रैक्चर फीमर जो है इसमें पोस्टीरियर मसल्स आल्सो टेक अ पार्ट ऑब्वियसली, क्योंकि वो फीमर के साथ अटैच होते हैं। लेकिन नेक्स्ट सब स्टेज में हम इसे नहीं रख सकते, क्योंकि नेक्स्ट जो सब स्टेज है इसमें हिप जॉइंट भी है और बाकी मसल्स, ग्लूटियल रीजन काफी बड़ा होता है और साथ ही पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। स्लाइड फॉर दोज नोट्स विच विल नॉट फाइंड है स्लाइड्स। तो ये जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई हैं ये वही है। दीज स्लाइड्स आर फ्रॉम, ये जो आपको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर की बताई है ना, ये स्नेल के अंदर है, ये केएलएम में नहीं है। इसका सब कैपिटल और ट्रोकेंटेरिक और सेपरेट नहीं दिया हुआ। ये स्लाइड्स जो है, स्लाइड्स जो भी जनरली बनती है 3-4 बुक्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। सो दीज आर नॉट जनरली इन द केएलएम, ये उसमें से स्नेल में से बनाई हुई हैं। तो आप देखना चाहें तो उनको दोबारा देख लें, बिकॉज ये ठीक है, गुड इनफ। सो ये वाली जो है, इफ यू हैव स्नेल दैट्स फाइन, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें, नहीं तो आप ये वाली स्लाइड्स ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी डिटेल में नहीं बताया और कई दफा क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के फ्रैक्चर फीमर के। तो बिकॉज अप्लाइड एनाटॉमी, अब जनरली वी आर गेटिंग मोर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अप्लाइड एनाटॉमी में, थोड़ा सा कई दफा डिटेल भी आ जाती है। तो इसलिए ये आप माइंड में रखें। फ्रैक्चर नेकोफीमर में दो तरह के हैं, सब कैपिटल है, ट्रोकेंटेरिक है। एंड फ्रैक्चर जो शाफ्ट है इसमें अपर थर्ड है, मिडिल है और लोअर थर्ड है। तो अगर इस तरह का आता है तो आप अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर कर सकते हैं। और खाली अगर फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर का क्वेश्चन आए तो भी आप जब आंसर लिखें तो आप इसको 3 तरह का करके लिखें, अपर थर्ड, मिडिल एंड लोअर थर्ड। तो वो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको पता है कि अपर थर्ड में फर्क होगा थोड़ा, मिडिल में थोड़ा डिफरेंट है और लोअर थर्ड में थोड़ी सी इसकी डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट आ जाती है, डिफरेंट किस्म की इंजरी आ जाती है, इसकी लिम्ब की पोजीशन थोड़ी हो सकता है डिफरेंट हो। तो ये आपने अलग-अलग करके लिखना है उसमें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। हिप का जो है फ्रैक्चर्स, उसमें अभी तक जो है वो आप इसी तरह ही पढ़ सकते हैं कि उसमें या तो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है अबव डाउनवर्ड्स, और उसमें क्या होता है कि प्यूबिक रेमा ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, प्यूबिक बोन ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये होते हैं। और व्हेन दीज आर फ्रैक्चर्ड, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि बिल्कुल छोटे छोटे फ्रैक्चर इसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, दे कैन डैमेज the viscera lying just posterior to the pubic symphysis। ये symphysis है इसके बिल्कुल यहाँ पे ब्लैडर पड़ा होता है, तो ये ब्लैडर को डैमेज करते हैं। तो क्या होगा, यूरिन में ब्लड आएगा, यूरेटर को डैमेज कर सकते हैं यहाँ पे, और बाकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखेंगे कि पेल्विक फ्रैक्चर्स में देयर इज ब्लड इन द यूरिन, फ्रेश ब्लड आ जाता है यूरिन में। ठीक है, ये तो हो गए अबव डाउनवर्ड। अब जो लैटरल कंप्रेशन होती है, अगर दोनों साइड से कंप्रेशन हो जाए तो क्या होगा, फ्रैक्चर जो हेड ऑफ फीमर होगा, इट इज गोइंग टू पुश इनवर्ड टुवर्ड्स द एसिटेबुलम, और ये इसको फ्रैक्चर करके अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। जिस तरफ ज्यादा इम्पैक्ट होगा वहां ये ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिखाई है कि ये जब ये करते हैं, इस नीचे उतरते हैं पैराशूट से, तो देयर इज सेंट्रल फ्रैक्चर ऑफ एसिटेबुलम, क्योंकि एकदम यहाँ पे इम्पैक्ट होता है पाँव का नीचे ग्राउंड के साथ, जब ये इम्पैक्ट होता है तो फीमरल हेड का डिसलोकेशन हो सकता है। जब ये डिसलोकेशन होती है तो ये एसिटेबुलम को फ्रैक्चर कर सकती है। ठीक है, दूसरा ये दिखाया हुआ है आपको कार की इंजरी। कार में क्या होता है कि नी डायरेक्टली जाके, अगर आगे अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई, आगे जाके नी जो है डैशबोर्ड पे लगती है, और ये इम्पैक्ट जो है फ्रैक्चर हेड ऑफ फीमर जो है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो सकता है, या हो सकता है ये इस तरह का फ्रैक्चर हो सकता है पेल्विस का। तो ये जो है टिपिकल चीजें दिखाई हुई है कि कार एक्सीडेंट में या पैराशूट के नीचे जंप करता है कोई भी बंदा, तो ये इस तरह की इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा आपको मैंने ये बताई थी, एवल्जन फ्रैक्चर्स होते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि देयर इज एक्सेसिव स्ट्रेचिंग। जब ये एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है तो टिपिकली वैसे हैमस्ट्रिंग्स की होती है, इट
the tendon is pulled away and takes a part of the bone with it. तो ये एवल्जन फ्रैक्चर होती है, एवल्जन हो जाती है उस जगह के बोन की। तो ये एवल्जन फ्रैक्चर मोस्टली क्या होती हैं, एथलीट्स में होती हैं, रनर्स में होती हैं, प्लेयर्स में होती हैं। जनरली जो आप देखें लोअर लिम्ब की इंजरीज जो है, या तो एथलीट्स में होंगी, जिम्नास्टिक जो बहुत करते हैं उनमें होंगी, रनर्स जो गेम्स खेलते हैं उनमें होगी, या यंग बच्चों में होती है, क्योंकि यंग बच्चे एक्टिव बहुत होते हैं ना, तो भागते फिरते हैं तो गिरते भी हैं। तो ये जो इंजरीज होती हैं ये इनमें फ्रैक्चर्स ज्यादा छोटे बच्चों में होते हैं। और बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। ये भी आपको बता दूं व्हाट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल पहले में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि एक साइड बोन फ्रैक्चर होती है, दूसरी नहीं होती, दूसरी साइड नहीं होती। तो दो फ्रैगमेंट्स नहीं होते, पूरी पूरी बोन टूट नहीं जाती, एक साइड से हल्की सी चिप उस पे फ्रैक्चर लाइन आएगी, दूसरी साइड कुछ फ्रैक्चर लाइन नहीं है बोन की, तो वो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक इसलिए कहते हैं कि जिसका ग्रीन कोई शाख होती है, वो पूरी जब आप तोड़ने की कोशिश करते हैं वो ग्रीन फ्रेश होती है तो पूरी तरह टूटती नहीं है, ठीक है ना, वो एक तरफ से हो जाती है, दो उसके टुकड़े नहीं हो जाते। अच्छा, उसके बाद ये कॉक्सा वेरा होती है, डिक्रीज्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डिक्रीज्ड एंगल होगा तो फीमर, दोनों साइड की फीमर दोनों के पास पास आ जाएंगी, और नॉक नीज जिसे हम कहते हैं, नीज साथ जुड़ जाएंगी, जुड़ी हुई लगती है नॉक नीज। दूसरा होता है कॉक्सा वेल्गा, जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और ये लेग बाहर की तरफ जाती हुई नजर आ जाती है, और इसमें क्या है कि बो लेगेड होती है, बिल्कुल ही टांगे दूर दूर नजर आ रही हैं। तो ये कुछ लोगों में फिर ये बो लेगेड हो जाती है। दिस इज कॉक्सा वेल्गा, इंक्रीज्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डिस्लोकेशन फेमोरल हेड की हम अभी नहीं करेंगे, वो आपकी जॉइंट के साथ आएगा। टेंडरनेस और आर्थराइटिस भी जॉइंट के साथ आएगा। ब्लड सप्लाई और नेक ऑफ फ्रैक्चर्स, नेक के फ्रैक्चर्स आपको बता दिए, ब्लड सप्लाई इस एरिया में बहुत ज्यादा होती है। दो किस्म के एनास्टोमोसिस होते हैं यहाँ पे, ट्रोकेंटेरिक और दूसरा इनको कहते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। फ्रैक्चर फीमर आपको मैंने बता दिया। स्पाइरल फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर होते हैं लेस देन 16 इयर्स। स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब ये कि वो रोटेट हो जाती है, रोटेट हो जाती है। व्हाई? बिकॉज वो सीधा सीधा फ्रैक्चर लाइन नहीं आ रही, वो टेढ़ी फ्रैक्चर लाइन, फ्रैक्चर जो है वो टेढ़ी है। वो बिल्कुल ये नहीं है कि जैसा आपको मैंने फ्रैक्चर लाइंस दिखाई हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये तो स्ट्रेट है ना। अब फ्रैक्चर स्पाइरल में होता है कि इस तरह की फ्रैक्चर होगा, यहाँ से शुरू होकर और ऐसे करके स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आप यंग एज में आप देखें तो स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं। और फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ फीमर और नेक ऑफ फीमर भी अबव 60 इयर्स में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ी थी शेंटन्स लाइन। शेंटन्स लाइन में देखें ये बिल्कुल नीट कर्व है। This line joins the inferior margin of the superior ramus of pubis or the superior margin of the obturator foramen to the inferior margin of the neck of the femur. एक continuous curve है, और अगर ये curve disrupt हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये fracture neck of femur हो गया है। तो this is Shenton's line। उसके बाद फ्रैक्चर हमने नेक के पढ़े थे, दो किस्म के, और दो किस्म के जो है वो सब कैपिटल just below the head, which is intracapsular, mostly in the elderly female, menopausal, osteoporotic। और दूसरा हमने पढ़ा था ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, विच इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर, रिलेटिवली मिडिल एज यंग में ये होता है और डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होता है। सब कैपिटल होता है कि वो छोटा सा ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि बोन ही वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है। तो इसमें क्या होता है कि लेग की शॉर्टनिंग हो जाएगी। वाई? बिकॉज जो आपके हैमस्ट्रिंग और एडक्टर्स और रेक्टस फेमोरस एंटीरियर मीडियल साइड के और जो पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं वो डिस्टल फ्रैगमेंट सारे अटैच्ड हैं, वो उनका डिस्टल अटैचमेंट है वो उसको अपवर्ड पुल करते हैं, और जो लैटरल रोटेटर्स हैं उसको लैटरली पुल करेंगे, तो लैटरल रोटेट कर देंगे, तो शॉर्टनिंग एंड लैटरल रोटेशन हो जाएगी। और ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर में इसी तरह ही होगा, और दोनों में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। ये शॉर्टनिंग हो गई है और लैटरली रोटेट हो गई है हेड, ठीक है। ये सारे मसल्स इसको अपवर्ड्स पुल कर रहे हैं तो ये शॉर्टनिंग हो गई है, और ये लैटरल रोटेटर्स हैं, इसको लैटरली रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद आ गया शेफ्ट, अपर थर्ड, मिडिल एंड लोअर थर्ड। तो अपर थर्ड में मैंने आपको बताया कि ये इलियोसोएस है। इलियोसोएस इसको ऊपर की तरफ फ्लेक्स करेगा। एबडक्टर्स होते हैं ये वाले, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, और ये वाले जो लैटरल रोटेटर्स हैं पहले पढ़ चुके हैं उसको लैटरली रोटेट कर देंगे।
तो ये थोड़ी सी पोजीशन बन जाती है अपर फ्रैगमेंट की, और लोअर फ्रैगमेंट इज पुल अपवर्ड बाय हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, और ये भी थोड़ा सा लैटरली रोटेट हो जाता है। फिर आ जाती है मिडिल थर्ड में पुल्ड अपवर्ड्स बाय हैमस्ट्रिंग एंड गैस्ट्रो। अब ये व्हाई दे आर पुल्ड अपवर्ड्स, क्योंकि ये मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो इनकी कंट्रैक्शन होती है जब भी। आपको आवाज आ रही है? आई डोंट नो व्हाई डिस्कनेक्शन अकर्ड, कॉलेज में कुछ शायद प्रॉब्लम हुई है। आर वी कनेक्टेड अगेन? So anyway, the time is up. कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें, we have a minute to go. कोई क्वेश्चन एनी रिलेटेड? मैं आपको अभी पिक्चर भेज देती हूँ, आई फॉरगॉट अबाउट द डायग्राम्स। मैं पिक्चर अभी आपको भेजती हूँ, और उसमें से आप डायग्राम्स बना लें, और प्लीज सबस्टेज से पहले भेजा करें, बहुत दिन पहले भेजा करें, ताकि उसका कोई इफेक्ट हो। बहुत देर में भेजते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट ऐड टू योर सबस्टेज। आप पहले भेजेंगे तो उसका असर होता है, फिर सब स्टेज में उसके फिर एडिशन भी जो भी होनी है बाद में होनी मुश्किल हो जाती है। तो ओके देन, खुदा हाफिज फॉर नाउ, टुमारो वील मीट इंशाल्लाह।